हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टार्ट हो चुका है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का महामैराथन, जिसमें आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर फिफ्थ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं टोटल आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। आज हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे सोल्यूशन के साथ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैं मेंशन भी किया हूँ सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटली सॉल्व मिलेंगे। तो हम लोग क्या है अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। जो सब्जेक्ट आपको पता ही है कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की बात हो रही है। तो जो हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी को मेंशन किया हूँ। सेकंड से जितने बनते हैं सभी मेंशन है, ठीक है। आगे जितने भी फिफ्थ यूनिट तक हम ऐसे ही किए हैं। अब देखो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है उसमें आपको यही बताना होता है गिव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ये तो आपका क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसको क्या है आपको बनाना है। जैसे यहाँ गिव लिखा, गिव मतलब दो, दो मतलब क्या है उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, मतलब एक पेज पे उसको फिगर बना के उसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो उससे पहले क्या है हम लोग थोड़ा सा मतलब वो लिख लेते हैं थ्योरी। इन बेंजीन, बेंजीन में हमारे ऑल कार्बन मॉलिक्यूल अंडर गो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ पे टोटल हमें कहानी देखनी है किसकी, बेंजीन की। और बेंजीन का जब आप लोग देखोगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरह दिखाई देगा। अभी आप लोग क्या है फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इससे आप लोग घबराइएगा ना। अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे क्या इसमें करना होता है और बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले आप थ्योरी थ्योरी पढ़ो, अभी आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या इस फिगर में बोला गया है। इन बेंजीन ऑल कार्बन मॉलिक्यूल्स अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसमें जो बेंजीन है जितने भी कार्बन होते हैं ना सब क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको दिख भी रहा होगा कि जितने भी कार्बन मैं यहाँ ऐड किया हूँ सब क्या है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। विच प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो एक कार्बन क्या है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे देख सक मतलब आप लोग को दिख रहा होगा कि एक कार्बन यहाँ है, यहाँ से क्या है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है कि वन हाइब्रिड ऑर्बिटल भी। अब देखो यहाँ सब में क्या है एक एक ऊपर लगे हैं ना, ये क्या है वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद पाई बॉन्ड ओवरलैप यहाँ लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है एक एक कार्बन एक दूसरे कार्बन के बीच से क्या है पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ में क्या दिखा देना है जनरल लैंग्वेज में कि ओवरलैपिंग यहाँ से हो रही है। अब देखो इसे आप कैसे याद करोगे, कैसे समझोगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर होता है बेंजीन का आप इसे कैसे समझोगे। बिल्कुल आसान भाषा में, इसको आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है 6 कार्बन बनाना है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 3। उसके बाद 2 यहाँ और एक नीचे। उसके बाद क्या है आपको तितली की पंख जैसा आपको फटाफट ऐसे ऐसे सब कार्बन को जोड़ जोड़ के और सबके बीच में आपको sp2 सब में भर देना है। उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर वाले पे 1s आप लिखे चले जाइएगा। ये क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ आपको बता दिया। इसको आप 2-3 बार अपने अकाउंट बनाओगे तो आसान से आप क्या इसको बना ले जाओगे। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो बार बार यह रिपीटेड क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है यूनिट नंबर फर्स्ट से वह है व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे देखो वर्ड आ गया कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हम लोग फिर वही से देखेंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में। इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ एन एसिल ग्रुप टू एन एरोमेटिक रिंग। अब देखो इसमें क्या होता है हमारे एरोमेटिक रिंग में एसिल ग्रुप जब ऐड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बट in which benzene react with acetyl chloride in the presence of Lewis catalyst, ठीक है। इसमें क्या होता है in which benzene react with acetyl chloride। बेंजीन क्या करता है रिएक्ट करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। इसका अगर आप शॉर्ट में बोलोगे तो AlCl3 होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लेविस एसिड कैटालिस्ट है। विच फर्दर फॉर्म एस्टोफिनोन जो कि बनाता है हमारा एसिटोफिनोन। अब देखो यहाँ तो थ्योरेटिकल था ना, अभी मैं आगे आपको क्या है स्ट्रक्चर भी बना के दिया हूँ तो बिल्कुल अभी आपको आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आपको लेना है बेंजीन लेना है और एसिटिल क्लोराइड के साथ दोनों का रिएक्ट करवाना है। किसके प्रेजेंट में AlCl3 के जो कि लेविस एसिड बेस यहाँ पे होते हैं। जब ये दोनों तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा एस्टोफिनोन जनरल लैंग्वेज में निकल के आ जाता है हमारा एसिटोफिनोन। ये रहा आपका स्ट्रक्चर एसिटोफिनोन का। आप लोग इसे अपने नोटबुक में 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेगा तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमें बनाना है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरिन एंड डीडीटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरिन एंड डीडीटी। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सैकरिन। अब देखो सैकरिन का एक अलग नाम होता है बेंजोइक सल्फामाइड, ठीक है। अगर बेंजोइक सल्फामाइड के नाम से पूछता है तब भी आप सैकरिन का पूरा इंट्रो लिख के आइएगा। ओके, ये रहा आपका स्ट्रक्चर
और देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कार्बन कितने आपके 7 है, हाइड्रोजन 5 है, NO3S, ठीक है। ये हमारे क्या है, सैकरीन के स्ट्रक्चर और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये रहा, स्ट्रक्चर ये रहा, और अदर नेम अगर कोई पूछता है तो बेंजोइक सल्फोनामाइड भी आप बता दो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में अलग से मेंशन किया गया है कि इसका यूज बताना है। अब देख लो इसका यूज, इट इज यूज्ड एज आर्टिफिशियली स्वीटनर विथ नो फूड एनर्जी। अब देखो यह जो है सैकरीन हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर से यूज होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमारे सैकरीन में कोई भी फूड एनर्जी नहीं प्रेजेंट होती है। जैसे कि कोई मतलब आदमी कुछ खा रहा है तो इसलिए खाता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, लेकिन जो हमारा सैकरीन होता है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इससे अगर आप खाओगे तो कोई भी एनर्जी हमारे बॉडी को नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहला यूज क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर में। दूसरा क्या है, सैकरीन इज यूज इन सम कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। अब देखो जो सैकरीन होता है हमारा कुछ क्या है, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में यूज होता है, और कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जैसे हम लोग कुछ अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक वगैरह होते हैं ना, ये सब में यूज होता है हमारा सैकरीन। अब देखते हैं हम थर्ड वाला जो है, सैकरीन इज यूज एन एक्सिपिएंट इन सम मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन में हमारा जो सैकरीन है वह एज एक्सिपिएंट यूज होता है। और ये किस लिए यूज होता है, हेल्पिंग टू मास्क बिटर टेस्ट। जैसे बहुत सी दवाइयाँ कड़वी होती है ना, तो इन कड़वी टेस्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या है, कभी कभी सैकरीन का यूज करते हैं। और सैकरीन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यह आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जो भी दवा कड़वी लगती है उसमें थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जब हम ऐड करते हैं, मतलब थोड़ा मिठासपन आ जाएगा उस दवा में, ठीक है। इसीलिए क्या है, एज एक्सिपिएंट यह यूज किया जाता है। अब बात करेंगे हम डीडीटी का। डीडीटी की जो तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, बहुत ही आसान में मैं यहाँ बनाया हूँ आप लोग के सामने और आप लोग के लिए भी। यूज इसका देख लेते हैं, इट इज यूज टू पेस्टिसाइड कंट्रोल। ये किस लिए यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड को रोकने के लिए, मतलब क्या है, पेस्टिसाइड के कंट्रोल के लिए। इट सम प्लेसेज इट इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो दैट स्प्रेड मलेरिया। और कुछ जगहों पे अगर इसको मतलब आप देखोगे तो ये मलेरिया, मतलब ऐसे मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं, तो उस मच्छर को किल करने के लिए भी हम लोग क्या है, डीडीटी का यूज करते हैं। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखो ये जो बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, हमें उसी पे शॉर्ट नोट लिखना है। इन बेंजीन, ठीक है, देयर आर कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सो इट फॉर्म ए रेजोनेंस एंड आल्सो सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आप लोगों ने पंखा जरूर देखा होगा, जो ऊपर पंखे लगे होते हैं, तो मान लो 3 पत्ती रहती है ना, तो 3 पत्ती जब पंखा क्या है, ये मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको 3 पत्तियां दिखती हैं। जब वह क्या है करंट पाता है तो तेजी से रोटेट होने लगता है, तो आपको पत्तियां नहीं केवल गोल गोल दिखता है कि हाँ पंखा गोल गोल चल रहा है, ना कि पत्तियां दिखती है ना। तो वही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं अपने बेंजीन के रेजोनेंस में, सेम वही कंडीशन होती है, बॉन्ड का मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगता है। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ बेंजीन बनाए, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे सेट करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। अब देखो वही बात ना, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यही कंडीशन बार बार जब चलेगी तो ये जो बॉन्ड हमारा होता है ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सर्कल टाइप ले लगा, ठीक है। बॉन्ड क्या है, बहुत स्पीड से रोटेट करने लगा। यही हो जाता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो बॉन्ड बीच में लगाया है, इससे क्या है, इस बेंजीन से यह भी बेंजीन बन सकती है और इस बेंजीन से ये बेंजीन बन सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, यहाँ पे मैं ई वाला बॉन्ड लगाया हूं कि दोनों तरफ ये बन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड से हमारे कुछ भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ड्रा एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो पहला आप फिनाल बना दोगे, दूसरा बेंजीन, तीसरा नेप्थलीन और चौथा एनालिन। और भी होते हैं बट यहाँ में जो बहुत ही आसान था वही यहाँ पे आप लोग के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। पहला आप बनाओ फिनाल, दूसरा बेंजीन, नेप्थलीन, एनालिन, बिल्कुल आसान। 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर आएगा, फट से आप बना के चले जाएगा। वाई फिनाल इज एसिडिक इन नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हमारा फिनाल होता है वह नेचर में एसिडिक क्यों होता है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी नेचर क्या होता है, या एसिडिक नेचर हमारा होता क्या है। When any substance dissociate into H plus ion, then it show acidic character। अब देखो ऐसे सब्सटेंस जब हम लोग उसे डिसोसिएट करते हैं तो अगर वह H प्लस आयन देने लगता है तो वह मतलब उसका जो करेक्टर होता है वह एसिडिक हमें दिखाई देता है। या तो हमें पहले से पता होता है जितने भी आयन, जितने भी सब्सटेंस डिसोसिएट होते हैं H प्लस आयन देने लगते हैं उन्हें हम एसिडिक बोलते हैं। अब देखो व्हेन फिनॉल डिसोसिएटेड इट ब्रेक इनटू टू। अब देखो जब हम लोग क्या है फिनॉल को डिसोसिएट करते हैं तो वह दो फॉर्म में टूटता है। पहला जो हमारा होता है H प्लस देने लगता है, सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। और देखो उसी के लिए मतलब उसी लिए बोला गया है कि हमारा जो फिनॉल होता है वह भी एसिडिक नेचर का ही
होता है। ओके, क्यों बोला गया? क्योंकि जितने भी होते हैं जो H प्लस आयन दे रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं कि यह एसिडिक है नेचर में। तो हमारा फिनाल भी तो H प्लस दे रहा है, उसको भी तो आप बोल सकते हो एसिडिक है नेचर में। द सब्सटेंस आर कंपाउंड विच रिलीज H प्लस मोर आर क्विक है मोर एसिडिक। अब देखो, अगर ये नहीं आपको याद हो रहा है तो ये कॉन्सेप्ट देख लो। ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंस जो कि रिलीज करते हैं H प्लस बहुत तेजी से या बहुत फास्ट, ठीक है, वो उतने ही एसिडिक होते हैं। जितनी तेजी से ये रिलीज करेंगे H प्लस उतने ही ज़्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है। अब ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है अपने फिनाल में। हमारा फिनाल भी कुछ इसी तरीके से करता है, इसीलिए हम लोग क्या है फिनाल को बोलते हैं कि एसिडिक है हमारे नेचर में, यही रीजन है, ठीक है। अब देखो, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ नेपथॉल। नेपथॉल का हमें क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है और इसके यूज बताना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं नेपथॉल हमारा होता क्या है। द मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ नेपथलीन और कॉल्ड नेपथॉल। आप नेपथॉल कैसे बोल सकते हो? मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स है नेपथलीन का, ठीक है। उसके बाद आप उसे बोल सकते हो नेपथॉल। ये रहा आपका अल्फा नेपथॉल का स्ट्रक्चर और जिसका यूज होता है यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड में यूज कर सकते हैं और डाई बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। सम टाइम इट इज यूज्ड एट परफ्यूमरी। जब परफ्यूमरी का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं कभी कभी, तब भी हम इसको यूज कर लेते हैं। किसको? नेपथॉल को। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं फिनाल क्या होता है। व्हाट आर फिनाल, गिव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट। अब देखो, सबसे पहले आपको बताना है कि फिनाल क्या होता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आप बताओ। तो फिनाल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सभी को पता होगा। इन विच वन हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन। किसी भी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके जब OH उस जगह पे ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन को सभी लोग क्या बोलेंगे? फिनाल। अब देखो, फिनाल का अगर आप लोग ये देख लोगे फार्मूला, तो C6H5OH होता है इसका फार्मूला। बाकी देखो, यहाँ पे बेंजीन में एक H मतलब जुड़े तो होते हैं हर जगह पे H, लेकिन जब हम एक H को रिप्लेस करके उसी मतलब जगह पे OH लगा देते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं? फिनाल। अब देखो, फिनाल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अगर कोई पूछ लिया कि एल्कोहल और फिनाल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप तुरंत क्या बताओगे? कि फिनाल होता है, ठीक है। इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनाल क्या है? एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमें बताना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेट। स्टेट मतलब इस अवस्था। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये सॉलिड होता है। बट इट कैन आल्सो एग्जिस्ट एज ए लिक्विड और गैस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर आपको इसे क्या बनाना है, लिक्विड या गैस में बनाना है, तो आपके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप इसको और भी टेम्परेचर दो तो या लिक्विड या गैस में ये चेंज हो सकता है। ओके, अब इसकी मैं अपीयरेंस की बात करूं तो यह आपको दिखेगा व्हाइट या कलरलेस का, ठीक है। कलरलेस कलर का आपको दिखेगा या तो व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है 40 से लेकर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो हमारी होती है तो 181.7 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्या है? हल्के फुल्के ये पानी में भी डिजॉल्व हो जाते हैं, बट हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन बहुत अगर तेजी से इसे डिजॉल्व किया जाए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हमारे पानी में भी ये हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के। तो देखिए, यूनिट नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। एक्सप्लेन सपोनिफिकेशन वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या बताना है? सपोनिफिकेशन वैल्यू आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, ठीक है, रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। अब देखो, अगर आपको 1 ग्राम फैट और ऑयल को सपोनिफाई करना है तो उसको सपोनिफाई करने में कितना आप KOH, ठीक है, कितने मिलीग्राम KOH का आप यूज कर रहे हो, उसे बोला जाता है सपोनिफिकेशन वैल्यू। जैसे कि आपको मतलब फैट और आयल का करना है, 1 ग्राम फैट और आयल का आपको सपोनिफाई करना है, तो आपको कितना मिलीग्राम KOH ऐड करना पड़ेगा, उस कंडीशन या उस वैल्यू को आप बोल सकते हो सपोनिफिकेशन वैल्यू। इट इज द मेजर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट। अब देखो, हमारे सैंपल में कितना ज़्यादा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, यह उसका क्या है मेजर करके एक एवरेज भी बता देता है उसके मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। अब देखो, जितना ज़्यादा सपोनिफिकेशन वैल्यू होगा और मॉलिक्यूलर वेट उतना ही कम होगा। ये दोनों क्या है? एक उल्टे होते हैं। सपोनिफिकेशन वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कम होगा। अब मैं अगर देखूँ वैल्यू का, तो जो ये फार्मूला हमारा था 28.05 B-A, ठीक है, अपान W। ये जब आप इसके प्रिंसिपल वगैरह सब डिस्कस करोगे लॉन्ग वाले में तो यहाँ ये वाली डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ केवल छोटा सा पूछा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। व्हाट इज राइचर्ड मिसल वैल्यू, ठीक है, मतलब RM वैल्यू। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा RM वैल्यू के नाम से पूछता है, तो आप यहाँ पे डिस्टर्ब ना होइएगा। अब देखो, RM वैल्यू इट इज डिफाइन एज द ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KOH। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या मतलब कह रहा है
कि 0.1 नॉर्मल KOH क्या है ml में हमें लेना है। रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। अब देखो हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है किसको, वोलेटाइल फैटी एसिड को, जो कि डिस्टिल्ड किया गया है 5 ग्राम फैट से। और इसी मतलब वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रल करने में हमें कितना, ये कितने मोल जो है 0.1 नॉर्मल KOH की ज़रूरत है, उसी को हम बोलते हैं RM वैल्यू। अब देखो इट इज़ यूजफुल इन टेस्टिंग द प्योरिटी, ये क्या है, बटर के प्योरिटी को टेस्टिंग में क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। सिंस इट कॉन्टेन्स ए गुड कंसनट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड, क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड, इसीलिए इसका यूज किया जाता है इसको न्यूट्रल वगैरह करने में और प्योरिटी चेक करने में। अब हम बात करेंगे रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को सभी को पता होगा कि रैंसिडिटी हमारी क्या होती है। रेंसिडिटी इज व्हेन फूड स्पेशली फैट एंड ऑयल, ऐसे खाने मतलब ऐसा फूड जो क्या है बिलोंग करते हैं हमारे, जिसमें फैट और ऑयल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, गोज बैड एंड गेट ए नास्टी स्मेल एंड टेस्ट, तो क्या हो जाते हैं, कभी कभी क्या है मतलब ख़राब हो जाते हैं और उनका जो स्मेल होता है अजीब तरीके से आने लगता है और टेस्ट भी अजीब तरीके से हो जाता है। दिस हैपन व्हेन द फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और यह कैसे होता है, कब होता है, जब हमारा फूड जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसके बाद एयर केजिंग इट टू ब्रेक डाउन एंड बिकम स्पॉइल्ड, उसके बाद क्या है जब ऑक्सीजन से ऐड करेगा तो जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा और धीरे धीरे वह खराब भी होने लगेगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, रैंसिडिटी या रैंसिडिफिकेशन, बहुत नाम इनके हैं, तो आप डिस्टर्ब ना होइएगा, अपने से थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाइए और क्वेश्चन को लेंदी खींच के लिखिए। डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। अब हम बात करेंगे कि फैट एंड ऑयल में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फैट क्या होता है, देन ऑयल क्या होता है, दोनों को कंपेयर करते चलिए। फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अगर आप फैट को देखोगे तो यह सॉलिड होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि रूम टेम्परेचर कितना होता है। ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अब देखो ये जो हमारा ऑयल होता है वह लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और फैट जो होता है वह सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, फैट आर सेचुरेटेड और ऑयल आर अनसेचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, फैट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट ऑयल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। उसके बाद फोर्थ वाला, फैट आर फाउंड इन एनिमल, फैट जो हमारे होते हैं वो एनिमल में पाए जाते हैं, बाकी जो ऑयल्स होते हैं एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। ये आप एग्जाम्पल जरूर देखोगे, ऑयल जो है किसी भी, जैसे सरसों का पौधा होता है ना, उससे भी तो ऑयल निकलता है, इसलिए प्लांट की बात किया गया, और कुछ एनिमल्स से भी हमारे ऑयल्स निकलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विथ एग्जांपल। आपको बताना है कि ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है विथ एग्जांपल, मतलब क्या है आपको एग्जांपल के साथ बता देना है, ओके। अब देखो हम आपको बताएंगे कि ड्राइंग ऑयल हमारा क्या होता है, जैसे देखो वर्ड से पता चल जाना चाहिए आपको कि ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है। ड्राइंग मतलब होता है सूखा, और नॉन ड्राइंग मतलब क्या है, थोड़े से ऑयली होंगे, लिक्विड नेचर के होंगे, और ड्राइंग मतलब क्या है, हल्के से हार्ड केक का फॉर्मेशन करेंगे, यही सब तो होगा ना। अब देखो ड्राइंग ऑयल्स आर ऑयल दैट हार्डन, सबसे पहले क्या, ये तो हार्डन होंगे व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे थोड़े से ये हार्डन हो जाएंगे, या तो हार्ड फिल्म भी बना सकते हैं। जैसे सभी लोग ठंडी में आप लोग देखते हो कि डालडा, डालडा क्या होता है, थोड़ा सा वो हार्ड केक फॉर्मेशन कर लेता है ना, तो क्या है कहीं ना कहीं उसे आप क्या है ड्राइंग ऑयल भी बोल सकते हो। दे अंडर गो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच लीड पॉलीमराइजेशन एंड हार्डनिंग, जब इसका क्या ड्राइंग ऑयल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगता है तो क्या करता है, पॉलीमराइजेशन उसमें फॉर्मेशन होने लगता है, और क्या वो हार्ड हो जाता है। पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे क्या, अभी ये जितने भी पार्टिकल उसमें दूर दूर होते हैं ना, तो जब वो क्या है ऑक्सीडेशन होगा तो यही पार्टिकल क्या है आपस में एक दूसरे के चिपक जाएंगे, ठीक है। जब चिपक जाएंगे तो एक हार्ड केक का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर में पॉलीमराइजेशन और हार्डनिंग होना। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लिंसीड ऑयल होता है, वैलनट ऑयल होता है, और टंग ऑयल होते हैं, और भी ऑयल होते हैं, बट आप लोग अभी केवल आपका एग्जाम बहुत ही करीब है तो फटाफट आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। लिंसीड ऑयल, वैलनट ऑयल और टंग ऑयल आप याद कर लो। अब हम बात करेंगे नॉन ड्राइंग ऑयल की। नॉन ड्राइंग ऑयल आर ऑयल दैट डू नॉट हार्डन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब यह एयर के कांटेक्ट में आता है तब भी यह हार्डन नहीं होता है, मतलब क्या कर सकते हो इसमें कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ओके। उसके बाद दे डू नॉट अंडरगो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी नहीं होता है, ठीक है, एयर के प्रेजेंट में। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है और मिनरल ऑयल होता है, और भी होते हैं, बट यहाँ तीन मैं आप लोगों के लिए मेंशन किया हूँ, ओके। अब हम बात करेंगे अपनी यूनिट नंबर 4 पे। मेंशन द यूज ऑफ नैप्थलीन एंड ट्राइफेनाइल मैथलीन, सॉरी मीथेन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज बताना है नैप्थलीन का और ट्राइफेनाइल मीथेन का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नैप्थलीन का यूज क्या होता है। नैप्थलीन इज यूज टू इन मैन्युफैक्चर मोथ बॉल टू प्रोडक्ट उलर वुड। अब देखो नैप्थलीन का मतलब ये
मोथबाल के मैन्युफैक्चर में इसका यूज होता है नेप्थलीन, किस लिए? उलर गुड्स से हमें बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड कार्बोइल फॉर इंसेक्टिसाइड। अब देखो यह क्या है, जब जहाँ बनता है थैलिक एनहाइड्राइड कार्बोइल, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है नेप्थलीन का, और नेप्थलीन हमारा एक प्रॉपर्टी रखता है इंसेक्टिसाइड वाला। तो इंसेक्टिसाइड्स वाले जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें यूज होता है थैलिक एनहाइड्राइड कार्बोइल, और वहाँ पे हमारा क्या है, नेप्थलीन का भी यूज हो सकता है। आल्सो यूज इन डाई एंड सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट, या क्या है, यूज होता है हमारे बहुत सी डाई बनाने में, और कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट भी होते हैं ना जहाँ पे हमारा नेप्थलीन यूज होता है। अब देखो ट्राइफेनाइल मेथिलीन वही बात है, या भी क्या है, डाई और पिगमेंट बनाने में यूज होता है, और यह एक लुब्रिकेंट की तरह होते हैं, और एनालिटिकल रिएजेंट के टाइप में इसको ट्राइफेनाइल मेथिलीन को हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डाइफेनाइल मीथेन। अब यहाँ पे आपको बताना है स्ट्रक्चर और यूज डाइफेनाइल मीथेन का। या वहाँ पे आपका ट्राई था, यहाँ पे आपका डाई, डाई में आपको क्या है, दो ठो बना देना है, बीच में CH2 को ऐड कर देना है, ये आपका बन गया डाइफेनाइल मीथेन, बिल्कुल आसान। अब मैं इसके यूज की बात करूँगा तो ये डाई के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, पॉलीमर के मैन्युफैक्चरिंग में, ल्यूब्रिकेंट बनाने में, और फोटोग्राफिक केमिकल में भी इसका यूज होता है। जैसे कि फोटोग्राफर मतलब कैमरामैन यूज करते हैं ना, तो फोटोग्राफिक केमिकल्स आप सर्च करो कहीं तो पता चल जाएगा फोटोग्राफिक केमिकल कैसे कैमरा वाले यूज करते हैं, तो उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 16, गिव द डेरिवेटिव्स ऑफ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन के हमें डेरिवेटिव बता देना है, तो यह भी बहुत देखो आसानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रासिन इज एन एंथ्राक्यूनोन। सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो तो जो पॉपुलर या फेमस होता है ये एंथ्रासिन का डेरिवेटिव हमारा एंथ्राक्यूनोन होता है, विच इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासिन, जिसको हम लोग कैसे बनाते हैं, एंथ्रासिन का ऑक्सीडेशन करा के। ये रहा आपका 910 एंथ्राक्यूनोन, जिसका क्या है, ये डेरिवेटिव है एंथ्रासिन का। ओके, बिल्कुल आसान में आपको सामने मैं फिगर भी दिया हूँ, फटाफट आप लोग अपने कॉपी पे बना लो। अब हम बात करेंगे गिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थलीन। अब देखो नैप्थलीन जो हमारा होता है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, उसमें देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर। पहला क्या है, पानी में तो ये डिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर आप इन्हें लेके जाओगे तुरंत वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएंगे। देख रहे हो, पहला इसका काम तो ये हो गया। अब दूसरा जो इसका आता है वो हमारा होता है रिएक्टिविटी। अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये किससे रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और अगर मैं फ्लेमेबिलिटी की बात करूं तो हाईली फ्लेमेबल भी ये होता है, जैसे पेट्रोल की तरह यह भी हाईली फ्लेमेबल ही होता है। अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, जो कि बहुत फेमस प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस। व्हाइट और कलरलेस क्रिस्टलिन पाउडर, ये क्या होते हैं, या तो व्हाइट होंगे या तो कलरलेस क्रिस्टलिन पाउडर होंगे, ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये स्ट्रांग या पंजेंट ऑर्डर के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनकी होती है 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट इनकी होती है 218 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये रही फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे पहले आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी समझ गए। अब हम बात करेंगे फाइनली अपने यूनिट नंबर 5 की। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कि साइक्लोएल्केन को डिफाइन करो, या आप साइक्लोएल्केन बोलते किसे हो। अब देखो वर्ड से पता चल जाना चाहिए कि साइकिल का स्ट्रक्चर जो ले ले, साइकिल मतलब क्या, फटाफट रोटेट वाला स्ट्रक्चर, उसी को तो आप साइक्लोएल्केन बोलोगे। लेकिन अब देखो आपको लिखना क्या इसमें है, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहली बात तो क्या है, इसमें क्या है, जितने भी कार्बन होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, इन विद द कार्बन एटम ज्वाइन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। जितने भी कार्बन हमारे कार्बन एटम होंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड होंगे, ठीक है। और वह ऐड होते होते आपके बना लेंगे एक रिंग, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन। रिंग क्या है, थोड़े इस सर्किल की तरह होता है ना, तो जब ये एक रिंग अपना बना लेंगे तो उन्हें हम बोल देते हैं साइक्लोएल्केन। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन इज CnH2n, ये रहा इसका जनरल फार्मूला। और वेयर n, ये जो n है, ये वाला दोनों n, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग। जो आप रिंग ऊपर बना रहे हो उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, n बराबर वही आपको लिखना है। जैसे अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले तो देखो साइक्लोप्रोपेन C3H6, साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोपेंटेन C5H10, बता देना आपको फटाफट सब एग्जाम्पल। और भी होते हैं बट मैं 3 ही मेंशन किया हूँ। अब देखो हमारा क्या है, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपको बताना है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहला हमारा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इट्स
चेयर कन्फर्मेशन विच मिनिमाइज रिंग स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल यही होता है साइक्लोहेक्सेन। और क्यों होता है कि मोस्ट स्टेबल ड्यू टू इट्स चेयर कन्फर्मेशन। इसमें क्या है, चेयर कन्फर्मेशन होता है विच मिनिमाइज रिंग स्ट्रेंथ, और यह क्या है, रिंग स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ हमारा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद हमारा आता है साइक्लोपेंटेन, लेस स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से यह थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा ड्यू टू इट्स इन्वेलप कन्फर्मेशन। ठीक है, इसमें कन्फर्मेशन का इन्वेलप हो जाता है विथ केज सम रिंग स्ट्रेन, और थोड़े थोड़े क्या है रिंग स्ट्रेन यहाँ पे होने लगते हैं। साइक्लोहेप्टेन इसके बाद आ जाता है लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन ड्यू टू इट्स बोर्ड कन्फर्मेशन, या उससे भी थोड़े से कम होते हैं क्योंकि इसमें क्या बोर्ड कन्फर्मेशन हो जाता है विच केज मोर रिंग स्ट्रेन, और जो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिंग स्ट्रेन को मतलब केज कर देते लेते हैं। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन हमारा होता है लेस स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, ऊपर वाले से थोड़ा सा कम स्टेबल होगा ड्यू टू इट्स प्लानर कन्फर्मेशन। इसका जो है कन्फर्मेशन होता है प्लानर होता है विच केज सिग्निफिकेंट रिंग स्ट्रेन, जो क्या करता है सिग्निफिकेंट रिंग स्ट्रेन केज करता है। अब बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन की, तो लीस्ट स्टेबल ड्यू टू इट्स प्लानर कन्फर्मेशन, सबसे कम स्टेबल होता है हमारा साइक्लोप्रोपेन, जो क्यों होता है कि प्लानर कन्फर्मेशन की वजह से, और हाई रिंग स्ट्रेन इसमें होते हैं। ओके, अगर आपको ये सब टोटल थ्योरी ना समझ में आए तो आप केवल फटाफट ऑर्डर बना के लिख देना साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन। फटाफट आप जो मैं हाईलाइट किया हूँ वही आप लिख के चले जाएंगे, तभी आपका 2 मार्क्स कहीं नहीं गया है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग हम किसे बोलते हैं, इट इज, सबसे पहले ये जानो कि जो बनाना बॉन्डिंग या बनाना बॉन्ड थ्योरी वगैरह ये सब बात सेम ही है, वही बात आती है। तो देखो इट इज वैलिड फॉर साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात तो ये क्या है, जितने भी साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं के लिए ये वैलिड होते हैं। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ कार्बन ऑर्बिटल, जितने ये बेस होते हैं कहाँ पे, जितने भी कार्बन मतलब कार्बन ऑर्बिटल जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैप करते हैं ये उन्हीं पे टोटल बेस्ड होते हैं। दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन, और यह थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है हमारे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को। अब देखो इफ बॉन्ड इज स्ट्रांगर, अगर जो हमारा बॉन्ड है वह मजबूत होगा, देन स्टेबिलिटी इज हाई, उसके बाद क्या, अगर बॉन्ड मजबूत तो स्टेबिलिटी भी हाई हो जाएगी ना। अब देखो ओवरलैपिंग द एरोमेटिक बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन, जितना ज़्यादा आप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग भी हमारे एरोमेटिक बॉन्ड की बढ़ेगी, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। और कुछ यही कंडीशन या थ्योरी हमारी कहती है बनाना बॉन्डिंग की। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल स्ट्रेन, आप एंगल स्ट्रेन से क्या समझते हैं। तो देखो इट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल, जिसको आप बोलते हो फ्रेंड्स 109.28 डिग्री, ठीक है, एंड एक्चुअल एंगल। देखो डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल को ही हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। अब देखो डिजायर्ड एंगल आपको पता है, एक्चुअल एंगल आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, अब इसमें देखो क्या करना है, एंगल स्ट्रेन बराबर 1/2 डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, 1/2 डिजायर्ड एंगल का पता है, एक्चुअल एंगल का आपको फाइंड करके फटाफट क्या है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। ठीक है, ये फार्मूला आप जरूर याद करिएगा। अब देखो राइट द लिमिटेशन ऑफ बायर स्ट्रेन थ्योरी, बायर स्ट्रेन थ्योरी की आपको यहाँ पे लिमिटेशन लिखनी है। बाकी बायर स्ट्रेन थ्योरी जो है आपके 10 मार्क्स का या 7 मार्क्स का आता है, लेकिन अगर लिमिटेशन अलग से पूछ रहा है तो ये 2 मार्क्स का ही पूछेगा। दिस थ्योरी ओनली अप्लाई ऑन द लोअर साइक्लोएल्केन, सबसे पहली बात तो इसकी क्या है कि ये लोअर साइक्लोएल्केन पे ही अप्लाई हो रही थी बायर स्ट्रेन थ्योरी, पहली लिमिटेशन। दूसरी क्या है, बायर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग, जो लार्जर रिंग होती थी उस पर एंगल स्ट्रेन का जो इफेक्ट होता था वो जो है बायर अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए वह फेल हुए। अब देखो जो लास्ट वाली और इंपॉर्टेंट होती है, अकॉर्डिंग टू बायर साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे बायर बोले कि साइक्लोपेंटेन जो होता है वह मच स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन से, बट प्रैक्टिकली इट इज रिवर्स, जब हम लोग प्रैक्टिकली इसे देखें तो यह सबका उल्टा हो गया, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे हेक्सेन जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया पेंटेन से, मतलब सीधा साधा ये यही कह रहे हैं बायर के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन जो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोहेक्सेन से, लेकिन यह अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे तो ये टोटल कंडीशन आपको रिटर्न हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा मिलेगा साइक्लोपेंटेन कम मिलेगा, यही बात मतलब बोले थे लिमिटेशन में। ठीक है, तो हम इसे लिमिटेशन में भी लिख सकते हैं, ये सब इनकी कमियां रही हैं जो आप मतलब ये इसको और भी मतलब साइंटिस्ट आए जो इसको सुधार दिए। ओके, अब देखो अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रही है तो आप इस पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स अपलोड हैं। तो
सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको गेस्ट पेपर भी चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद वाली वीडियो में आपसे मिलेंगे हम गेस्ट पेपर के साथ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।